वेलकम स्टूडेंट्स टू पैरागॉन क्लासेस। जैसा कि हमने लास्ट अपने लेक्चर में वेक्टर्स चैप्टर शुरू कर दिया था और आपको यह भी बता दिया था कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर्स क्या होते हैं ऐसा कहना चाहिए, और वेक्टर्स चैप्टर ही क्यों पढ़ा जाता है ये आपको हमने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम वेक्टर्स के बारे में आगे की बातें स्टडी करेंगे। जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, चैप्टर का नाम तो वेक्टर्स है ही और आप पढ़ रहे हैं पैरागॉन क्लासेस में। आपका फर्स्ट आज का जो टॉपिक है वो आपको दिख रहा है और वो टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो हम जो टॉपिक आपको समझाते जाते हैं उसको शुरू करने के लिए ग्रीन आपका टिक मार्क दिखाई दिया है, बाद में फिनिश करेंगे तो उसके लिए एक अलग सिंबल आपको बता देंगे। अब रिप्रेजेंटेशन यानी वेक्टर को हम कॉपी में या बोर्ड पर या कहीं पर भी जब रिप्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे, तो हमें कैसे शो करना है आपको वो सिखाया जाएगा। डेफिनेशन ये कहती है कि वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो whose head is along the direction of vector and the length of the arrow represents the magnitude of the vector। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि सबसे पहली बात तो ये कही गई है कि वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखें, ये हम एक एरो बना दे रहे हैं। आप स्केल से कॉपी में बनाएंगे तो स्केल से बनाएं। यहां पर ये काम डिजिटली हो रहा है, ये ऑटोमेटिक स्केल्स हैं इसमें। तो ऐसे हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी एरो से। अब वो वेक्टर का कुछ नाम होगा, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूं कि जैसे मैंने कहा कि ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास और इस ऑब्जेक्ट पर मैं कोई फोर्स लगा रहा हूं। अब गौर करने वाली बात है, जरा गौर करें कि आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा और अगर कोई इस पर फोर्स लगा रहा है, कोई इंसान, ये है मान लीजिए वो इंसान, तो वो इंसान भी दिखाई देगा आपको। और इस फोर्स की वजह से अगर ये ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया तो इस फोर्स का इफेक्ट भी दिखाई देगा आपको। बट आपको क्या दिखाई नहीं देगी? वो फोर्स आपको दिखाई नहीं देती। इसका एक एग्जांपल और मैं बताता हूं बच्चों को कि एक ये आपके पास कार है, ये कार यहां से यहां गई है, तो आपको कार ही तो दिखाई देगी। कौन सी फोर्स इसको यहां से यहां लेकर गई, वो फोर्स देखने में कैसी होती है, उसका इफेक्ट आपको दिख सकता है। लेकिन अगर आपको ये शो करना है कि इस ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगा रहे हो, ये है वो ऑब्जेक्ट, इस पर फोर्स लगा रहे हो, तो ये शो करने के लिए आपको एक एरो बनाना पड़ा, क्योंकि आप एक कॉपी पर या बोर्ड पर ये शो कर रहे हो कि हम इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं, और उस एरो में ये दिखाना पड़ा वो फोर्स किधर लग रही है। अब ये फोर्स में एरो तो फोर्स का डायरेक्शन शो करेगा, और इस एरो की जो लेंथ है, लेंथ मतलब यहां से यहां तक की ये जो लंबाई है एरो की, ये इस फोर्स का वैल्यू शो करेगी, जिसे हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। यानी अगर आपने 5 न्यूटन फोर्स के लिए 5 सेंटीमीटर लेंथ का एरो बनाया है, तो आपको 10 न्यूटन फोर्स के लिए
10 सेंटीमीटर का एरो बनाना पड़ेगा। यानी एरो जितना ज्यादा लंबा होगा, इससे पता चलेगा कि उस वेक्टर की वैल्यू उतनी ज्यादा है और डायरेक्शन उसी तरफ बनाना है। मान लीजिए आप उसको राइट साइड में पुश कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, आपने एरो का हेड राइट साइड में बनाना है। अगर आप उसी ऑब्जेक्ट को राइट साइड में पुश ना करते हुए, ये हटा देता हूं मैं, आप पुश कर रहे होते उसको लेफ्ट साइड में, तो आपको एरो का हेड इस तरफ बनाना था और उतना लेंथ होना चाहिए इस एरो का जितनी ज्यादा आप उस पर फोर्स लगा रहे हो। यानी एरो की जो लेंथ है, ये चीज ये रिप्रेजेंट करती है फोर्स या किसी भी वेक्टर के किसको, मैग्नीट्यूड को, जिसे वैल्यू भी कहा जाता है। और डायरेक्शन एरो का उस तरफ होगा जिस तरफ आपको बताया जाए। अगर आपसे कहा जाए कि आप किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आपने एरो भी कहां बनाना है, अपवर्ड डायरेक्शन में बनाना है, ऐसे सीधा। डाउनवर्ड लगा रहे हो किसी चीज को, आप दबा रहे हो, तो आपने एरो किधर बनाना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे। तो जिधर भी कोई वेक्टर एक्ट कर रहा है, फोर्स से ये आसानी से समझाया जा सकता है। फोर्स के अलावा डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है। तो अगर आपसे कहा जाता है कि एक बॉडी ने ईस्ट में डिस्प्लेसमेंट किया, तो आप ईस्ट की तरफ ऐसे एरो बनाएंगे। अगर उसी बॉडी ने वेस्ट में डिस्प्लेसमेंट किया, तो आप वेस्ट की तरफ ये एरो बनाएंगे, क्योंकि जो आपके डायरेक्शन का जो हिसाब होता है उसमें आपका ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। तो उस हिसाब से ईस्ट के लिए आपको राइट साइड में बनाना पड़ता है, वेस्ट के लिए आपको लेफ्ट साइड में बनाना पड़ता है एरो, नॉर्थ के लिए ऊपर, साउथ के लिए नीचे। तो ये जो हमारा अब टिक यहां पर लगा रहा हूं मैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है, वो ये कहता है कि वेक्टर को कॉपी बोर्ड में कहीं पर भी अगर आपको शो करना हो, रिप्रेजेंट करना हो कि कैसे बनता है, तो आपको हमेशा उसे एक एरो से शो करना होगा। और एरो का जो हेड है, तीर का जो ये पॉइंटर है, ये आपका होना चाहिए किस दिशा में, जिधर आपका वेक्टर है उस डायरेक्शन में। और एरो की जो लेंथ है वो उतनी ज्यादा होनी चाहिए जितना उस वेक्टर का वैल्यू ज्यादा है। एक इंपॉर्टेंट बात और, आप फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं उन सब क्वांटिटीज को अल्फाबेट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फोर्स को आपने F से रिप्रेजेंट किया, मास को आप M से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन को A से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को V से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो क्वांटिटी वेक्टर है जिसको आप अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस अल्फाबेट के ऊपर भी आपको एक छोटा सा एरो ऐसे लगाना होगा, ऐसे लगाना होगा। अब मैंने सिर्फ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के ऊपर एरो लगाया है, मास और टाइम के ऊपर एरो नहीं लगाया है, क्योंकि मास जो m है, m किसको रिप्रेजेंट करता है, मास को। वो कैसी क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी है स्केलर। टाइम, वो क्वांटिटी भी कैसी है, स्केलर। तो जहां आप किसी स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जैसे कि आपका मास और टाइम, वहां आप सिंपली m फॉर मास, t फॉर टाइम,
E फॉर एनर्जी, W फॉर वर्क, कुछ भी लिख सकते हो अल्फाबेट, लेकिन उसके ऊपर एरो नहीं लगाना। लेकिन जब आप फोर्स लिखोगे तब आपको उसके ऊपर क्या लगाना होगा, तब आपको उसके ऊपर ऐसे छोटा सा एरो लगाना होगा। तो ये 3 बातें मैं यहां छोटी छोटी लिख देता हूं, 1, 2 और 3। ये 3 बातें आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में ध्यान रखनी है। पहली बात, वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करना है। एरो की डायरेक्शन, एरो का हेड, तीर का जो आगे का पॉइंट होता है, वो जिस दिशा में यानी जिस डायरेक्शन में होगा वेक्टर उसी दिशा में लगता हुआ माना जाएगा, जाता हुआ माना जाएगा। तो वेक्टर एरो का हेड उसकी डायरेक्शन शो करेगा। उस एरो की लेंथ उसकी वैल्यू बताएगी। जितना बड़ा साइज का आपने एरो बनाया, इसका मतलब वो वेक्टर की वैल्यू उतनी ज्यादा है, मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं जिसको वैल्यू। और तीसरी बात, जिस अल्फाबेट से वेक्टर्स रिप्रेजेंट होते हैं उस अल्फाबेट के ऊपर भी हमेशा आपको एरो लगाना चाहिए, रूल यही कहता है। तो आपने वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है वो सीख लिया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए आपको ये मैं फिलहाल रब कर देता हूं। मैं बोलता रहता हूं बच्चों को कि क्लास में जब हम बोर्ड पर कोई चीज लिखते हैं तो बच्चों को पूछ लेते हैं बोर्ड पर से रब करने से पहले कि भी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया है या नहीं। जब सारे बच्चे बोल देते हैं यस सर नोट डाउन कर लिया, तब हम उस चीज को रब कर देते हैं, क्योंकि उसको वापस ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। आपके पास उसका कोई वीडियो नहीं होता है। जिसने नोट कर लिया ठीक है, नहीं किया तो फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए हम पूछ लेते हैं। यहाँ पर ऐसा दिक्कत नहीं है, कितनी बार भी रब हो जाए आप रिवाइंड करके या स्टार्टिंग से उस वीडियो को दोबारा देख सकते हो। पॉज करके जो आपको नोट करना है वो नोट भी कर सकते हो। ये बताने वाली बात नहीं है, बट मुझे 20 ईयर्स में हमेशा जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ तो बोर्ड पर लिखने के बाद उसे रब करते समय ऐसे एक्सप्लेनेशन देता था, मैं रब कर दूं या नहीं, तो इसकी वजह से मुझे बार बार याद आ जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आपने सीख लिया। अब आपको सिखाते हैं दूसरे नंबर का टर्म। ये रहा आपका, क्या कहलाता है ये आपका, पॉइंट है पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर सीखना है आपने। ये पेन आएगा, आ गया। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर सीखने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूं जो कि एक ग्राफ है। अब इस ग्राफ में सब बच्चे जानते हैं ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। और अगर वैसे तो ये ग्राफ पूरे सिस्टम का, कोऑर्डिनेट सिस्टम का, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का सिर्फ एक क्वाड्रेंट दिखाया गया है, जिसमें एक्स और वाई सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव नंबर्स को आप प्लॉट कर सकते हो। अगर पूरा ग्राफ बनाए तो ये लाइन वाई की नीचे जाती है और एक्स वाली और पीछे हो जाती है। तब आपके यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट होता है, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, और अकॉर्डिंगली आप प्लॉट कर पाते हो पॉइंट्स को। लेकिन फिलहाल केस को सिंपल रखने के लिए, क्योंकि पॉइंट प्लॉट करना 10th क्लास से सब बच्चे जानते हैं, केस को सिंपल रखने के लिए मैं सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट ले रहा हूं, इसलिए मैं बाकियों को यहां से हटा देता हूं। इस क्वाड्रेंट में अगर आपने कोई पॉइंट प्लॉट कर लिया
पॉइंट कैसे प्लॉट करोगे आप, आपको गिवन होगा, जैसे ऐसे बोल दिया 3 और 4, ये आपको पॉइंट गिवन है। तो सारे बच्चे कोऑर्डिनेट्स गिवन है कहना चाहिए, सारे बच्चे जानते हैं ये जो कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है, पहला नंबर जो है वो x में, तो आप यहाँ से 1 2 3 ऐसे ग्राफ जब बनाओगे मेजर करके, तो आप 1 2 3 ऐसे करोगे और फिर यहाँ से बनाओगे, ये इक्वल मेजर करके, सबको ग्राफ बनाना आता है, ग्राफ पेपर हो तो और भी अच्छी बात है। तो जब आपने 1 2 3 करा और यहाँ पर इसकी स्ट्रेट में लाइन में ले गए और यहाँ 4 1 2 3 4 3 और 4 के स्ट्रेट लाइन में कहीं आपने यहाँ पॉइंट प्लॉट कर दिया, तो ये पॉइंट प्लॉट करना सारे बच्चों को आता है। यहाँ ये हमारा मेन एम नहीं है, इसलिए ये सब हटा के मैं डायरेक्टली बच्चों को दिखा देता हूँ कि हमारे पास एक पॉइंट प्लॉट हो गया ये कहीं पर भी, और उसके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इसीलिए हमने ये प्लॉट किया। उस पॉइंट का नाम मैंने ए रख दिया, ये है वो पॉइंट। कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही होगा ये पॉइंट, ये बात पक्की बात है। हम पोजीशन वेक्टर, ये आपका जो सेकंड हेडिंग है ये पढ़ रहे हैं, इसके लिए ये कंडीशन जरूरी है कि ये पॉइंट जो ए प्लॉट किया है इट शुड बी इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई प्लेन में होना चाहिए, या 3D प्लेन में भी हो सकता है, लेकिन 3D क्योंकि आपको बोर्ड पर सरफेस पर दिखा नहीं सकते, इसलिए मैं 2 डायमेंशनल ही दिखा रहा हूं। अब अगर ओरिजिन से ए तक, ओरिजिन से ही बनाना है, ये ओरिजिन होता है सबको पता है, ओरिजिन से ए तक आपने वेक्टर, देख रहे हैं एरो बनाया, एरो वेक्टर को शो करता है, तो आपने क्या किया है, आपने एक पॉइंट प्लॉट करने के बाद, कहां, एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट प्लॉट करने के बाद उस पॉइंट तक ओरिजिन से एक एरो बनाया है। तो इस को अगर मैं नाम दे दूं, लेट अस सपोज आर ए, आर डिस्टेंस के लिए लिख दिया मैंने और ए पॉइंट तक का डिस्टेंस है, इसलिए ए लिख दिया सबस्क्रिप्ट में, और उसके ऊपर मैंने एरो भी लगाना है। एरो क्यों लगाना है, क्योंकि ये वेक्टर है, मैंने बताया था जिस भी अल्फाबेट को आप वेक्टर बोल रहे हो उसके ऊपर एरो लगना चाहिए। तो ये हटाता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। ये जो आर ए कहलाएगा, ये कहलाएगा क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब होता है कि जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पॉइंट प्लॉट करने के बाद उस पॉइंट को ओरिजिन से एक एरो की हेल्प से ज्वाइन कर देते हैं, तो वो एरो, वो वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाता है उस पॉइंट का। यही काम अगर आप दोबारा से करना चाहते हो, तो लेट अस सपोज हम एक और पॉइंट लेते हैं, चलो बी, ये रहा बी, ये बी पॉइंट है, इसके भी कोऑर्डिनेट्स दिए थे तो हमने प्लॉट कर लिया। और अब अगर हम वापस ओरिजिन से बी तक एक एरो खींच दें, ये खींच दिया, और उस एरो का नाम क्या रख दें, आर, और सबस्क्रिप्ट में बी, और अल्फाबेट के ऊपर भी छोटा एरो लगाना ही है, तो आर भी क्या कहलाएगा, बताएं,
आर बी क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। ऐसे आप कितने भी पॉइंट्स प्लॉट कर लो, कितने भी पॉइंट्स, बी के बाद सी डी ई एफ जी, वो आपकी मर्जी है। आप जब भी किसी पॉइंट को ओरिजिन से एक एरो की हेल्प से ज्वाइन करेंगे तो वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ठीक है जी। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है वो बच्चों को क्लियर हो गया, विद सिंबल्स, विद डायग्राम, एवरीथिंग। तो ये आपने अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है ये भी सीख लिया। अब बारी आती है तीसरे नंबर के हेडिंग की, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वो आपको इसी डायग्राम में दिखाना है, इसी डायग्राम में शो करना है, इसलिए इसको हटाया नहीं जा रहा है। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपस में कनेक्टेड है। दो पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद अगर आपसे कहा जाए कि एक बॉडी पहले ए पॉइंट पर थी और फिर बी पॉइंट पर गई, क्या बोला? पहले वो बॉडी कहां थी? ए पर, यानी ए उसकी इनिशियल पोजीशन है, और उसका पोजीशन वेक्टर आ रहे। ए क्या है? इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी, इसका पोजीशन वेक्टर आ रहे है, ये रहा। कहां है आ रहे? ये रहा। और ए से वो कहां पहुंची है? एरो दिख रहा है बच्चों को? बी पर। देखो ए से बी पर पहुंच गई, तो बी उसकी क्या है? फाइनल पोजीशन। ये आपको मेंशन किया जाएगा कि बॉडी ए से बी तक गई है। द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड या मूव फ्रॉम ए टू बी। तो फ्रॉम ए टू बी से सब बच्चे समझ जाएंगे, ए से यानी इनिशियल पोजीशन ए है और बी तक फाइनल पोजीशन बी है। तो आपने एरो बनाना है ए से बी। तो सब बच्चे जानते हैं ए से बी का एरो का मतलब इधर से इधर, एरो का हेड इधर होगा, टेल इधर होगी, ये भी शो कर रहा है। तो ये जो आपका ए बी कहलाएगा, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और आज के बाद याद रखना है बच्चों को, ये बहुत काम आता है पूरे फिजिक्स में। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए आपको आर बी माइनस आर ए करना होगा। जिसको आप ऐसा भी कह सकते हो, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये माइनस करना कैसे है ये आपको बाद में बताया जाएगा। मैंने बताया इस पूरे चैप्टर में हम क्या सीख रहे हैं, वेक्टर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह वगैरह। तो ये सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे ये आपको बाद में सिखाया जाएगा। अभी फिलहाल सिर्फ ये जानना जरूरी है कि करना क्या है, करना कैसे है वो भी आएगा। अभी क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए
आपको हमेशा पता होगा कि बॉडी कहाँ से कहाँ गई है। कहाँ से का मतलब इनिशियल पोजीशन और कहाँ तक का मतलब फाइनल पोजीशन। आपको फाइनल पोजीशन वेक्टर यानी बी फाइनल पॉइंट है, उसका फाइनल पोजीशन है, उसका पोजीशन वेक्टर आर बी है। उस फाइनल पोजीशन वेक्टर में से हमेशा इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस करना होगा, तब आपका कहलाएगा वो वैल्यू जो आएगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में डीवी लिख दिया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए। याद रखना फॉर्मूला फाइनल माइनस इनिशियल। और अगर ये केस हो जाए उल्टा, अब ये केस उल्टा जब हो रहा है तो उसके लिए बच्चों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले इनको रब करेंगे। तो रब करने से बचने के लिए एक और काम कर सकते हैं हम। तो आगे समझने के लिए हमने थोड़ी देर के लिए जो साइड में हमारा टास्क लिखे हुए थे पॉइंट्स, उनको हटा दिया है, जिससे कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट समझ में आए। नेक्स्ट पार्ट में अगर आपसे कहा जाए कि बॉडी ए से बी तक जाने के बजाय बी से ए तक गई है, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले इसको हटा दोगे और फिर आप एरो बनाओगे। कहां से? बी से कहां तक? ए तक। ये आपको बताया जाएगा कि बॉडी ए से बी गई है या बी से ए। अब जब आपको स्पेशली बोल रहा है कि बॉडी कहां से कहां गई है, बी से ए तक, तब आपने एरो बना दिया बी टू ए। अब बी आपकी क्या है? इनिशियल पोजीशन। और ए क्या है? अब ए बन गई है फाइनल पोजीशन। अब एरो देखो आप उल्टा दिखाई दे रहा है, पहले ए से बी तक था, और अब आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया वो क्या बन गया? बी ए। ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और फॉर्मूला तो वही लगेगा, बी ए का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बॉडी बी से ए तक गई है, तो अब की बार फॉर्मूले के हिसाब से आपको फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर करना है। फाइनल पोजीशन वेक्टर मतलब आर ए माइनस आर बी। ध्यान रहे मैं बार बार बोल रहा हूं, ये माइनस करना कैसे है वो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन माइनस करना है ये बात आपको याद रखनी है। तो फॉर्मूला फिर से वही बना। क्या फॉर्मूला बना? बी ए अब की बार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ए बी के बजाय, और फॉर्मूला वही है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ओके है जी। तो ये आपने तीसरा टास्क आपने सीख लिया, जिसका नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर सीखा, पोजीशन वेक्टर सीखा और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सीखा। अब हम ये चीज सारी हटाने के बाद वापस अपने टास्क टेबल को लेकर आते हैं। तो हमारा वापस आ गया है टास्क जो हमें आज कंप्लीट करने थे।
जिसमें से रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आपने कंप्लीट कर लिया है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है वो भी सीख लिया है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है वो भी सीख लिया है। दो पॉइंट्स के बीच में वेक्टर बनता है ए और बी के बीच में, ए टू बी या बी टू ए, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। फॉर्मूला भी सीख लिया है। सब्ट्रैक्शन मैंने बताया हम बाद में सीखेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन नॉर्मल वेक्टर्स वाले टॉपिक से अलग होता है। अब हम आपको सिखाते हैं अगला पोर्शन, जिसका नाम है क्या, नेगेटिव वेक्टर। तो उसके लिए मैं पहले एक वेक्टर बना देता हूं। वेक्टर कैसे कहा था बनाने के लिए, एक एरो बना दें। तो चलिए मैंने एरो बना दिया है। इस वेक्टर का नाम लिख देता हूं। लेट अस सपोज इस वेक्टर का नाम है p, और मैंने उस पे एरो बना दिया ऊपर, जिससे पता चलेगा कि p अल्फाबेट जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपसे कहा जाए इसका नेगेटिव वेक्टर बनाओ, तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ जिस डायरेक्शन में P बना है उस डायरेक्शन से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में और बिल्कुल इक्वल, देख रहे हैं, बिल्कुल ऑपोजिट और बिल्कुल इक्वल एक दूसरा वेक्टर बना देना है, और उसके ऊपर लिख दिया जाएगा -p। ये p मैंने ऐसे ही रेंडमली ले लिया है, p फॉर पैरागॉन क्लासेस की वजह से। आप a b c d किसी भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और आपको अगर पता है कि वो वेक्टर फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, तो आप जो उनके ऑथेंटिक सिंबल्स होते हैं वैसे कर सकते हो। जैसे कि आपसे कोई बोले एक फोर्स लग रही है 5 न्यूटन ईस्ट में, तो आपने ये बना दिया और लिख दिया F। अब इसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन आपको पता चल गया, डायरेक्शन इसका ईस्ट बोल दिया है उसने, इसलिए आपने ईस्ट में एक एरो बनाया। अब अगर वो आपसे कहे एक फोर्स -5 न्यूटन लग रही है, तो आपने दोबारा एक वेक्टर बनाना होगा बिल्कुल उतना ही लेंथ में, और उसका डायरेक्शन होना चाहिए उसके जस्ट ऑपोजिट, यानी किधर, वेस्ट में। तो ये -f कहलाएगा। तो किसी भी वेक्टर का नेगेटिव जब आप बनाएंगे तो प्रीवियस वेक्टर से उसका डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट होगा। ईस्ट है तो वेस्ट हो जाएगा। -5 का मतलब है, वो -f का मतलब है 5 न्यूटन वेस्ट। अगर किसी ने नॉर्थ में बनाया होगा हो, तो उसके ऑपोजिट आपको किधर बनाना होगा नेगेटिव बनाने के लिए, बिल्कुल इक्वल और बिल्कुल ऑपोजिट साउथ में। तो ये वेक्टर अगर a है, ये वेक्टर -a होगा। तो नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या है, एक ऐसा वेक्टर जो किसी गिवन वेक्टर के इक्वल हो और डायरेक्शन में बिल्कुल ऑपोजिट हो, इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है वो भी आपने पढ़ लिया। अब हम अपने अगले 5th नंबर के पॉइंट पर आते हैं। 5th नंबर के पॉइंट को समझने के लिए, ये तो सबको आ गया समझ, इसलिए इसे हटा देते हैं। और अब आपके पास बचेगा क्या, ये ब्लैंक यानी खाली बोर्ड, और उस पर आप समझेंगे इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर के लिए इक्वल वेक्टर्स लिखा है, तो आपको एक वेक्टर में पहले ही बना के दिखा देता हूं। ये लो जी,
आपने एक वेक्टर बना लिया, इसका नाम आपने ए रख दिया। अब अगर आपको चाहिए कि इसके बिल्कुल इक्वल वेक्टर बनाना है तो आपको दूसरा वेक्टर जो बनाना होगा वो कैसा बनाना होगा, बिल्कुल उसके लेंथ में भी, यानी मैग्नीट्यूड, लेंथ किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को, बिल्कुल लेंथ में भी इक्वल। नाम भले ही मैंने उसका बी रख दिया है क्योंकि वो दूसरा वेक्टर है, लेकिन ए और बी इक्वल तभी कहे जाएंगे जब उनका इक्वल होगा क्या, बोथ, यहां लिख देता हूं बोथ, बोथ में क्या, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू और डायरेक्शन भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ वैल्यू वैल्यू बराबर हो जाए कि 5 न्यूटन ईस्ट में अगर कोई वेक्टर है तो वो 5 न्यूटन नॉर्थ में वेक्टर के इक्वल टू नहीं हो सकता, क्योंकि मैग्नीट्यूड भले ही दोनों वेक्टर का सेम है और मैग्नीट्यूड लेंथ को शो करेगा, यानी लेंथ दोनों की भले ही सेम है, लेकिन डायरेक्शन यहां सेम नहीं है। तो इक्वल वेक्टर्स की पहचान क्या है कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी ये है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। जब दोनों चीजें बराबर होंगी दो वेक्टर्स की, या और दो से ज्यादा भी, कितने भी वेक्टर्स हैं, आप 5, 10, 20 वेक्टर कितने भी बना लो, या आपने एक वेक्टर बना दिया या आपने दूसरा वेक्टर बना दिया, ये तीसरा वेक्टर आप बना दोगे, तो सारे वेक्टर्स आपको कैसे बनाने पड़ेंगे, बिल्कुल इक्वल मैग्नीट्यूड में भी और बिल्कुल उनका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। ये सारे वेक्टर्स आपस में इक्वल कहलाएंगे अगर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। तो इक्वल वेक्टर्स आपने फिनिश कर लिया। अब बढ़ते हैं हम किसकी तरफ, अपने 6 नंबर के टास्क की तरफ। और 6 नंबर का टास्क या 6 नंबर का पॉइंट क्या है, को इनिशियल वेक्टर। यहां को वर्ड कॉमन का शॉर्ट फॉर्म बोला गया है। को वर्ड मीन्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉमन, और इनिशियल, इनिशियल कहते हैं किसी शुरुआती पॉइंट को। तो आपको दिखाते हैं कि को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं। ये आप एक वेक्टर बनाते हो, अभी मैं एग्जाम्पल के लिए समझाता हूं। ये वेक्टर आपका ए है और आप दूसरा वेक्टर भी बना रहे हो, वो यहीं से शुरू होता है। इस वेक्टर का नाम क्या है, बी। इनका इक्वल होना जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों में खास बात यह है कि दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक ही है, जिसको हम कहते हैं कॉमन इनिशियल पॉइंट। तो हम ये कहेंगे कि 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल वेक्टर्स if they have common initial point, कि उन दो वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स कहा जाएगा जिनका इनिशियल पॉइंट यानी शुरुआती पॉइंट, ये है वो शुरुआती पॉइंट, ये कॉमन हो। दिखा देते हैं, ये है वो शुरुआती पॉइंट जिसे आप ओ भी मान सकते हो। ये आपका ए वेक्टर या बी वेक्टर, कुछ भी रख लो नाम, ए बी सी डी से,
रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फाबेट के ऊपर एरो जरूर लगा दें। तो कॉमन इनिशियल पॉइंट होने वाले 2, 3, 4 कितने भी वेक्टर हैं उनको को इनिशियल वेक्टर कहा जाता है। और हमारा आज का आखिरी पॉइंट कोलिनियर। बच्चों ने छोटी क्लास में ज्योमेट्री में पॉइंट्स के बारे में पढ़ा होगा कि ऐसे पॉइंट्स को कोलिनियर कहा जाता है जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं। तो मैं पॉइंट हटा देता हूं। अब ये एक लाइन बना के मैंने पॉइंट्स बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये 1, 2, 3 कितने भी पॉइंट्स हैं ये सब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। पॉइंट्स के नाम क्या लिख दिया मैंने, A, B, C, D। इन पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स कहते थे। अब वेक्टर के केस में क्या होता है, ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा ही फर्क है। कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब है, ये तो आप समझ ही गए होंगे, एक वेक्टर ऐसे बनाए, दूसरा वेक्टर ऐसे बनाए। ये वेक्टर अगर A है और ये वेक्टर अगर B है तो इन्हें कोलिनियर वेक्टर कहा जाएगा। लेकिन फर्क एक और है जिसका मैं रीजन आपको बाद में बताऊंगा, इसके नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब जस्ट जिससे जो अगला लेक्चर शुरू होगा उसका रीजन आपको वहां पर बता दिया जाएगा। लेकिन कोलिनियर वेक्टर्स में फर्स्ट केस, ये तो आपको पता ही है, साफ दिख रहा है 2 वेक्टर्स कोलिनियर है। लेकिन अगर 2 वेक्टर ऐसे भी बने हों, इससे बना के दिखाते हैं। एक वेक्टर बना है ऐसे, ये रहा, और दूसरा वेक्टर ऐसे बन गया, तभी भी ये कोलिनियर कहलाएंगे। अब दोनों में फर्क क्या है, ये सेम लाइन में सेम डायरेक्शन, ये भी सेम लाइन में बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ये केस 2। तीसरा केस क्या है कि आपके पास एक वेक्टर होगा ये और दूसरा वेक्टर ऐसे बना है, ये A और ये B। वेक्टर के लिए एरो लगा दिया, वेक्टर के लिए एरो लगा दिया। ये केस 3 है। देख रहे हैं, पहले केस में मैं पहले केस को बॉक्स में बंद कर देता हूं, दूसरे केस में ये है, तीसरा केस। अब आप कहोगे ये तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक लाइन में नहीं है, ये कोलिनियर कैसे कहलाएंगे। और केस नंबर पे आते हैं 4 पे। केस नंबर 4 भी देख लें। ये आपने एक वेक्टर बना दिया और ये दूसरा वेक्टर बना देता हूं मैं, ये इस वेक्टर का नाम A, इस वेक्टर का नाम B। ये भी कहलाएंगे क्या, कोलिनियर वेक्टर्स ही, जबकि ये पैरेलल नहीं, एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। इन सारे केसेस को, ये टिक मार्क, ये टिक मार्क, ये टिक मार्क और ये टिक मार्क, इन सारे केसेस को ही कोलिनियर वेक्टर्स कहा जाता है।
तो बच्चे ये तो समझ गए हैं कि ये वाले को कोलिनियर कहना बिल्कुल सही है क्योंकि एक लाइन में है। चलो इन दोनों को भी कोलिनियर कहना बिल्कुल सही है क्योंकि है तो ये भी एक लाइन में, भले ही ऑपोजिट डायरेक्शन है लेकिन लाइन तो एक ही है। इनको और इनको कोलिनियर कहना क्यों सही है जबकि ये एक लाइन में नहीं पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। पैरेलल, इसको कहेंगे पैरेलल, और ये क्या कहलाएगा, एंटी पैरेलल। तो इनको हम क्यों मान रहे हैं ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दिया जाएगा आगे के नए टॉपिक्स पढ़ने से पहले। इसीलिए अभी इस पर थोड़ा सा ग्रीन सा ही टिक लगा के रखते हैं जिससे हमें याद रहेगा। बाकी सारों पर हमने रेड टिक लगाया क्योंकि वो हमने पूरे अच्छी तरह समझ लिए हैं। तो आज बच्चों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर और एक रीजन छोड़कर कोलिनियर वेक्टर्स भी सीख लिया है। तो रेस्ट बाकी का सीखने के लिए हमारी डिजिटल मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। वीडियो को देखते रहें और अगर कोई समझने में दिक्कत है तो मुझे कांटेक्ट करें। गुड बाय।